अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए मनाया जाएगा भारत के हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी जापान रवाना हुए। 2 दिन के दौरे पर ये जापान रहेंगे और यहाँ 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। जहाँ एक तरफ अभी आपको पता होगा अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और ये जो टैरिफ विवाद का मसला चल रहा है, इस बीच जापान रवाना होते हुए पीएम मोदी बोले कि रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर फोकस होगा। जापान के बाद पीएम मोदी चीन की यात्रा भी करेंगे और यहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे 31 अगस्त को। गलवान झड़प के बाद ये दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी भारत चीन की। इस दरमियान सीमा विवाद पर वार्तालाप होने की भी संभावना है। और वहीं देखिए भारत और कनाडा दोनों देशों ने नियुक्त किए अपने अपने देशों में उच्चायुक्त। दिनेश पटनायक व क्रिस्टोफर कूटर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वहीं स्टोर पर नहीं मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। सरकार की तरफ से नए नियम लाए जा रहे हैं। जल्द ही डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ये नियम बदलने जा रही है, जिसके तहत अब रिटेल स्टोर या हाउसिंग सोसाइटी या विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम ग्राहकों से जबरन उनका मोबाइल नंबर नहीं ले सकेंगे। कंपनियों को मोबाइल नंबर लेने का कारण बताना होगा और डेटा सुरक्षा की भी गारंटी देनी होगी। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जब भी हम बड़े मॉल में या किसी रिटेल स्टोर पर जाकर खरीदारी करते हैं तो बिलिंग के लिए ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है काउंटर पर, राइट। लेकिन अब अगर ग्राहक नहीं देना चाहता मोबाइल नंबर तो नहीं देगा वो। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ये नए नियम लेकर आ रही है। पूरे देश भारत में जल्दी ये नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन मनी गेम्स बैन के कानून को पहली बार चुनौती दी गई। गेमिंग फर्म A23 ने दायर किया मुकदमा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आखिर रुकेगा ऑनलाइन गेमिंग पर लगा हुआ बैन। कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक यानी एक्ट को कानूनी चुनौती दी गई। जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है A23, जिस पर रम्मी सर्कल वगैरह इस तरह के गेम खेले जाते हैं, तो इस कंपनी ने ये चुनौती दी है। हालांकि कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट पर भी ये नोटिस लगा दिया है। इन कंप्लायंस विद द न्यू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, कैश गेम्स एंड डिपॉजिट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जिन पर पैसा लगा करके खेला जाता था, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल वगैरह, ये सब प्लेटफॉर्म अब बंद होने जा रहे हैं। लेकिन ये रमी खिलाने वाली कंपनी A23 ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। इस गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कंपनी ने कहा कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है। तो अब देखते हैं आखिर हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। PMJDY योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी बोले कि इस स्कीम ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की ताकत दी। PMJDY यानी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के तहत अब तक हमारे देश में 56 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। खास करके इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिली है और इस योजना में 56% खाते महिलाओं के हैं। तो इस योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट। अगले महीने 25 सितंबर से मिलेंगे हरियाणा की इन सभी महिलाओं को 2121 रुपए। हालांकि इस योजना के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसी 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें एक शर्त ये भी जरूरी होगी कि 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी होगा। कैंसर की स्टेज 3 और 4 से ग्रस्त महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि जिन महिलाओं को 2100 से ज्यादा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ फायदा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कुछ राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना चलती है ना, तो वैसे ही हरियाणा सरकार ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो सभी को मिलेगा ये लाभ। सरकार ने उम्र और इनकम की शर्तें जरूर बताई है, जो मैंने आपको बताया कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। त्योहारी सीजन में iPhone 17 लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। 9 सितंबर को एप्पल का इवेंट भी होने वाला, तो उसमें लॉन्चिंग हो सकती है। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा मार्केट को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इसके तहत अब कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 11% तक की छूट मिलेगी। सरकार ने कपास यानी कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया। अब इस साल की अंतिम तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक टेक्सटाइल कारोबारी बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगवा पाएंगे। सरकार का कहना है कि 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से कारोबारियों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया। यह किसानों के साथ धोखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए हमने ऐसा किया ऐसा। और अमेरिकी टैरिफ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के निर्यात में अमेरिका की 20% हिस्सेदारी है। ऐसे में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत के कई सारे सेक्टर्स पर गहरा असर पड़ने वाला है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल समेत कई सारे इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से देश में 10 लाख रोजगार को भी खतरा है। देश के
प्रमुख व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का कहना है कि खास करके ये टेरिफ का असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, फार्मा वगैरह इन सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका होगा। इन सेक्टरों में काम करने वाले लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियों पर भी खतरा बन गया है, क्योंकि ये बढ़े हुए टेरिफ के कारण भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में करीब 33% महंगे हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अमेरिका के खरीदार हैं वो भारत के बजाय चीन, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों से सामान लेना पसंद करेंगे। तो भारत के तकरीबन 48 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर भी संकट छाया। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार जो GST में सुधार करने का प्लान कर रही है, 2 ही स्लैब रखने का, तो इससे भी अमेरिकी टेरिफ का असर कम होगा। दावा किया जा रहा है कि टैक्स कटौती से खपत 5.31 लाख करोड़ बढ़ सकती है, तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा ना। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने भी कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की नीति पर भी फिर से विचार करना चाहिए। हमें पूछना होगा कि इससे किसे फायदा होगा। रशियन ऑयल खरीदने पर ट्रंप ने 50% टेरिफ लगाया है, तो इसको लेकर RBI के पूर्व गवर्नर का ये कहना है। और वैसे इधर केंद्र सरकार का प्लान है निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए केंद्र सरकार भी बड़े कदम उठा रहा है। बढ़े हुए अमेरिकी टेरिफ के बीच सरकार ने दावा किया और कहा कि जल्द ही देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी, राहत फंड वगैरह भी दिया जाएगा। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कतर के विदेश व्यापार मामलों के मंत्रियों से भी मुलाकात की। भारत और कतर दोनों देशों के बीच कारोबार व निवेश पर चर्चा हुई। वहीं भारत ने रूस को भी न्योता दिया। राजदूत कुमार बोले कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निवेश करें रूसी कंपनियां। भले ही अमेरिका ने टेरिफ लगाने की वजह भारत का रूस के साथ व्यापार और तेल खरीदारी को बताया हो, लेकिन बावजूद इसके रूस और भारत एक दूसरे के साथ अपना सहयोग साझेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मुंहतोड़ जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला EMI क्रेडिट कार्ड। यूनिटी बैंक भारत पे ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कार्ड को डेवलप किया है। अच्छी बात यह कि इस कार्ड को आप UPI से लिंक कर सकते हैं, तो इससे ग्राहक देश भर में ज्यादातर तरह की खरीदारी के पेमेंट के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे और आप EMI पर ऑनलाइन अलग अलग तरह की शॉपिंग कर पाएंगे। समझ रहे हो। और अच्छी बात यह रहेगी कि इस कार्ड में किसी तरह की ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं लगेगी। तय समय से पहले भी EMI पेमेंट करने की इजाजत होगी। ये कुछ बेनिफिट और फीचर्स आपको इस कार्ड में मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के संबल में हिंदू आबादी घटकर मात्र 15% रह गई है। बीते 70 सालों के दौरान हिंदू आबादी जो 45% थी, यानी संबल की लगभग आधी पॉपुलेशन जो हिंदू थी, वो घटकर अब सिर्फ 15% रह गई है। पिछले 7 दशकों में हिंदू आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। दरअसल संबल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये 450 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि संबल में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15% ही बची है। बाकी कुछ पलायन कर गए दूसरी जगहों पर बार बार दंगों व हिंसा वगैरह के चलते, और कुछ हिंदुओं की नई पॉपुलेशन जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की मुख्य वजह रही है। संबल न्यायिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है दंगों व सुनियोजित राजनीति की वजह से ये आबादी का इतना अनुपात बदला है। यही वजह है कि हिंदू आबादी इतनी घटी है। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि 12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षक होंगे प्रमोट। बिहार में पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है, सेना पहुंची। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ में फंसे 27 जवान 10 घंटे में रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के चंबा में भी गरू में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से मौसम में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। और भी राहुल गांधी की रैली में PM मोदी की मां को अपशब्द कहने पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि राजनीति में मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी, देश माफ नहीं करेगा। और PM मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर कांग्रेस नेता के एक बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। इधर देखिए बिहार में हियरिंग भी फाइनल हुई। JDU 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और RLM को 10-10 सीटें दी गई हैं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार बिहार में NDA गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है।